हेलो दोस्तों, मैं आपका ए बी स्क्वायर एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ए बी स्क्वायर एजुकेशनल ग्रुप में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ 10th क्लास का बायोलॉजी परिवहन चैप्टर, जो आपका पूरा समाप्त हो जाएगा एक ही वीडियो में। तो सबसे पहला प्रश्न आपका पूछा जाएगा कि परिवहन से क्या समझते हैं। तो दोस्तों, परिवहन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना ही आपका क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। समझे। तो जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि यह परिवहन जो होता है, यह जैव प्रक्रम का एक प्रोसेस होता है। यह जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, उपयोगी पदार्थों को स्थानांतरण करते हैं। उसी को ही आप कहते हैं परिवहन कहते हैं। इसको देख सकते हो, आंसर पे आप लिख सकते हो क्या कि वैसा जैव प्रक्रम प्रक्रम जिसके अंतर्गत उपयोगी पदार्थों का स्थानांतरण होता है उसे परिवहन कहते हैं। यानी उपयोगी पदार्थों का स्थानांतरण ही क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। सिंपल बात समझ सकते हैं। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, जो होता है संवहन ऊतक क्या होता है। संवहन ऊतक, इसमें क्या चीज़ होता है कि जल या भोज पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाता है। और लेकिन किस में, तो पेड़ पौधे में। यानी कह सकते हो कि पेड़ पौधों की वैसी ऊतक जो जल या भोज पदार्थों को परिवहन करता हो, जिसे संवहन ऊतक करते हैं। तो लिख सकते हैं कि पेड़ पौधों की वैसी ऊतक जो जल या भोज पदार्थों का परिवहन करता है, जिसे संवहन ऊतक कहते हैं। ये आपका हो गया संवहन ऊतक। क्या कि पेड़ पौधों की वैसी ऊतक जो जल या भोज पदार्थों का परिवहन करता है, संवहन ऊतक कहलाता है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर। रक्त क्या है, इसकी संरचना का वर्णन करें। 5 नंबर का एक प्रश्न है, पूछा जाएगा। तो देखिएगा, बात को सुनिएगा। रक्त जो होता है, यह एक तरल संयोजित ऊतक होता है। बात को समझिएगा, जिसका पीएच मान 7.4 होता है। और 7.4 होने के कारण क्या होता है, क्षारीय होता है। इसके मुख्यतः 2 घटक होते हैं। एक तो होता है रक्त कोशिका, दूसरा होता है प्लाज्मा। रक्त कोशिका क्या होता है, तो रक्त में यह ठोस होता है, समझना, जो कुल रक्त का 45% हिस्सा होता है। किसमें, रक्त में। हाँ, यह 3 प्रकार के होते हैं, जैसे लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और पट्टिकाणु। यानी कह सकते हो आरबीसी, फिर आपका डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत पट्टिकाणु, और आपका हो जाएगा पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स। ये आपका होता है। फिर आपका होता है, एक और होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा के नाम सुने होंगे। यह रक्त में तरल रूप में पाया जाता है, समझना। यह रक्त में क्या होता है, तरल रूप में पाया जाता है। यह कुल रक्त का 55% हिस्सा होता है। यह हल्के पीले रंग का होता है। इसमें उपस्थित प्रोटीन को प्लाज्मा प्रोटीन कहा जाता है, समझना। रक्त को थक्का यानी रक्त को शरीर से बाहर बहने से रोकता है, जिसे क्या कहते हैं, फाइब्रिनोजेन कहते हैं, जेन, समझना। और हिपेरिन जो होता है, थक्का जमने से रोकता है। बस इतना लिख दीजिएगा, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। तो आइए लिखते हैं। तो सुनिएगा क्या होता है। यह एक तरल
संयोजी ऊतक होता है। जिसका पीएच मान 7.4 होता है अर्थात यह क्षारीय होता है। इसके दो घटक होते हैं। जिसमें पहला आपका होता है रक्त कोशिका। रक्त की कोशिका। दूसरा होता है प्लाज्मा। रक्त की कोशिका क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। रक्त की कोशिका रक्त में यह ठोस होता है। होता है जो कुल रक्त का 45% हिस्सा होता है। यह तीन प्रकार का होता है। जिसमें आप लोग को पहला पता है लाल रक्त कोशिका यानी रेड ब्लड सेल आरबीसी। दूसरा आपका होता है श्वेत रक्त कोशिका यानी WBC। तीसरा आपका होता है पट्टिकानु जिसको प्लेटलेट बोला जाता है। पट्टिकानु प्लेटलेट्स ये आपका होता है। आरबीसी इसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन होता है जिसके कारण इसका रंग वाइट होता है। समझना। हीमोग्लोबिन जो होता है क्या करता है हीमोग्लोबिन के कारण इसके ब्लड का रंग रेड होता है। और WBC में क्या होता है कि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है जिसके कारण इसका वाइट होता है। और यही होता है जो भी आपका बैक्टीरिया वगैरह आ जाता है उसे किल करने का कार्य करता है। समझिए। तो चलिए आगे देखते हैं। ये 3 वो होता है। 5 नंबर लेना है तो ज़्यादा आपको लिखना नहीं है, बस इतना लिख दीजिए बहुत है। अब आते हैं प्लाज्मा पर। प्लाज्मा यह रक्त में तरल रूप में होता है। यह रक्त में तरल रूप में होता है। यह कुल रक्त का 55% हिस्सा होता है।
होता है। यह हल्के पीले रंग का होता है। इसमें उपस्थित प्रोटीन क्या प्रोटीन को प्लाज्मा प्रोटीन कहा जाता है। इतना लिखते हो तो आपका क्या होता है कि 5 नंबर आपका क्लियर हो जाता है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रक्त वाहिनियाँ क्या है? आंसर लिखिएगा। रक्त वाहिनियाँ एक कोशिकीय नलिका होता है। नलिका है जिसके अंदर रक्त संचरित यानी बहती रहती है होता है। यह प्रायः 2 प्रकार का होता है। प्रकार के होते हैं। एगो जाने वाला एगो आने वाला, यानी इस एगो से शुद्ध तो एगो से अशुद्ध। जिसमें पहला को बोला जाता है वेन, जिसको सीरा कहा जाता है। दूसरा आपका होता है आर्टरी, जिसको धमनी कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा सीरा और धमनी में अंतर, तो क्वेश्चन लिखिएगा। 2 नंबर का यह भी प्रश्न पूछा जाएगा कि शीरा और धमनी में अंतर स्पष्ट करें। चलिए, एक साइड सीरा दूसरा साइड धमनी। सीरा इस साइड धमनी। चलिए, आपको धमनी बताइएगा। धमकेगा जो का होता है शुद्ध होता है, समझना। धमके वाला चीज़ ऐसे भी का होता है जी, शुद्ध होता है। तो चलिए लिखिएगा कि धमनी का होता है शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। धमनी शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। तो वो शुद्ध है तो वो अशुद्ध। शीरा अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। चलिए, ये धमनी होता है जो धंसल रहता है। कहाँ? तो मांसपेशियों। ध से धमनी, ध से धंसल, यानी धमनी जो होता है मांसपेशियों के अंदर गहराई में धंसा रहता है। यानी कह सकते हो कि धमनी मांसपेशियों के गहराई में होती है। ये गहराई में रहेगा तो ये ऊपर रहेगा। यह सिर्फ त्वचा के ऊपर रहता है, यह त्वचा के नीचे रहता है। सिरा त्वचा के नीचे रहता है। अब बताइए, जो धंसल है वो
जो धंसल रहेगा वो ज़्यादा बड़ा होगा, यानी उसकी मोटाई ज़्यादा होगा कि जो ऊपर रहेगा जिसकी। जैसे धंसल है यानी ज़्यादा गेल है तो ज़्यादा रहेगा, यानी उसका व्यास ज़्यादा होता है। याद रखिएगा, धमनी का जो व्यास होता है अधिक का है कि ज़्यादा धंसल था ना। तो लिखिएगा धमनी का व्यास का होता है अधिक होता है, अधिक होता है, लेकिन सिरा के कम होता है। सिरा का व्यास कम होता है। हो गया। एक और लिख लीजिए, ऐसे 3 नंबर में दूसरे नंबर में पूछा जाएगा, फिर भी लिख लीजिएगा। सुनिएगा, इसमें जिसको जोर से दाबे ले रहेगा तो ओकर प्रेशर ज़्यादा बनाएगा कि कम? ज़्यादा। प्रेशर यानी कहने का मतलब क्या चीज़? दाब ना। तो यानी धंसल रहेगा, ज़्यादा धंसल यानी ज़्यादा दाब ले है तो ओकर प्रेशर का रहेगा? ज़्यादा रहेगा। तो सुनिएगा, धमनी में इसमें उच्च दाब होता है, उच्च दाब होता है, या उच्च दाब पर रक्त का परिवहन होता है, परिवहन होता है। इसमें निम्न दाब पर, इसमें निम्न दाब पर रक्त का परिवहन होता है। हो गया। एक चीज़ और लिख सकते हो कि धमनी में शुद्ध रक्त का, लेकिन इसी का होता है कि फुफ्फुस धमनी, तो फुफ्फुस धमनी अपवाद है क्योंकि इसमें अशुद्ध रक्त का परिवाह होता है। फुफ्फुस धमनी एगो होता है, फुफ्फुस धमनी, धमनी अपवाद है क्योंकि इसमें अशुद्ध रक्त का परिवाह होता है, अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। उसी प्रकार से सीरा में भी फुफ्फुस सीरा, फुफ्फुस सीरा अपवाद है क्योंकि यह शुद्ध रक्त का परिवहन करता है, परिवहन करता है। हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुनिएगा, कहा जा रहा है कि मनुष्य में परिवहन के लिए क्या क्या आवश्यकता है। तो सबसे पहले वो टंकी, दूसरा पाइप और तीसरा पानी। कहने का मतलब टंकी कहने का मतलब हृदय, और पाइप कहने का मतलब वेन यानी जो रक्त वाहिनियाँ होता है, नस होता है ना वो, और आपका पानी कहने का मतलब ब्लड। ये 3 चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है, यानी टंकी, पानी, पाइप। तो टंकी का काम कौन करेगा? हृदय ना, हृदय, हार्ट। फिर आपका पाइप के कौन काम करेगा? रक्त वाहिनियाँ यानी ब्लड वेसल्स। और फिर आपका पानी के काम कौन करेगा? तो रक्त, या इसी को रुधिर बोला जाता है, रुधिर यानी ब्लड। ये 3 चीज़ चाहिए। ये आपका हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुन लीजिए, क्या होता है, पेड़ पौधों में परिवहन के लिए 2 चीज़ें आवश्यकता होती है। पहला जालम, दूसरा फ्लोएम। जालम होता है जो जल से जालम यानी जल से जल, जल का परिवहन करता है। फ्लोएम यानी फल यानी फूड यानी भोज्य पदार्थ यानी भोजन का परिवहन करता है ना। तो पेड़ पौधों में आपका होता है परिवहन के लिए 2 चीज़ें आवश्यकता होती है, जालम और फ्लोएम। बताइए, सुनिए, समझिए। तो जालम और फ्लोएम में अंतर पूछता है क्वेश्चन, तो लिखिएगा। ये भी आपका उतना ही नंबर का पूछा जाएगा, 2 नंबर का। तो सुनिएगा, जाइलम, जाइलम कहने का मतलब जल ना, तो जल का परिवहन करेगा, जल को ले जाएगा। यानी
जाइलम जल का परिवहन करता है, जाइलम जल का परिवहन करता है। अब फ्लोएम यानी फल यानी फूड, फ्लोएम भोज का परिवहन करता है, परिवहन करता है। अब बताइएगा, जाइलम जो जल एक ही दिशा में बहते रहता है ना, दोनों दिशा में नहीं, एक दिन धारा चल रहा था उधर से फिर नहीं आएगा ना, तो क्या होता है, जाइलम एक दिशीय होता है, दिशीय होता है। फ्लोएम द्विदिशीय होता है, फ्लोएम द्विदिशीय होता है। अब बताइएगा, कोई भी चीज़ दहता कब है, जब वो मर जाता है ना, तो जाइलम की कोशिका क्या होती है, मरी होती है, जाइलम की कोशिका मृत रहती है, इसकी कोशिका जीवित रहती है, तना खाएगा। फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। हाँ, ये आपका इतना लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा, समझे, 2 नंबर का ये प्रश्न था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। द्विगुण परिवहन ये क्या होता है, तो रक्त में हम लोग जानते हैं कि हृदय में रक्त 2 बार परिवास करता है, एक बार शुद्ध के रूप में और एक बार अशुद्ध के रूप में, तो इसी को क्या कहते हैं, द्विगुण परिवहन यानी दोबारा आवागमन कहते हैं, है ना, डबल सर्कुलेशन। तो लिखिएगा क्या चीज़ कि हृदय में रक्त एक बार अशुद्ध के रूप में और एक बार शुद्ध के रूप में परिवहन करता है, जिसे द्विगुण परिवहन या दोहरा परिवहन कहते हैं। हो गया, ये आपका 2 नंबर का ये भी प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुनिएगा, हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है, समझे, जो रक्त में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन होता है जो रक्त में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त की जो कोशिकाएं होती है यानी आरबीसी का जो होता है रंग आपका रेड होता है ना, जिसके कारण रक्त का रंग का होता है लाल होता है। इसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड को परिवहन, यानी हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को इधर उधर लेके जाता है, परिवहन करता है, हृदय से फेफड़ा में, फेफड़ा से आपका वेन वगैरह आपको कोशिकाएं तक लेके जाता है, समझना। और हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एक रोग भी उत्पन्न होता है जिसे हम लोग एनीमिया कहते हैं। इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर हो जाएगा कंप्लीट, समझे। तो आइए ध्यान से सुनते हैं, लिखते हैं, समझे। हीमोग्लोबिन का सबसे जो अच्छा जो परिवहन करता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है,
समझना, मोनोऑक्साइड को सबसे जल्दी ले चलता है। ऐसे ऑक्सीजन इसको लेके जाता है ऑक्सीजन को, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड को बहुत जल्दी लेके चल जाता है, उसको सिर्फ प्रेम करता है जी। चलिए लिखिएगा, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो रक्त में पाया जाता है। यह आरबीसी के साथ पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। राइटिंग तो दम खत्म बैठा होता है। इसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना होता है। हीमोग्लोबिन के कमी के कारण एनीमिया उत्पन्न होता है। 12 या 15 ग्राम पर हीमोग्लोबिन होता है। 100 ml समझिए, ये आपका होता है। ये आपका हो गया क्या चीज़, हीमोग्लोबिन क्या है, इसके कार्य को बताएं। यह भी आपका 2 नंबर में पूछा जाएगा, समझिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रक्तचाप या रक्तदाब से क्या समझते हैं, यानी बीपी आप लोग जानते हैं ना, ब्लड प्रेशर, उसी की बात चल रही है ना। तो ये सुनिएगा, लिखिएगा, महाधमनी एवं अन्य शाखाओं में रक्त के दबाव को रक्तदाब कहते हैं। महाधमनी या अन्य शाखाओं में रक्त के दबाव को रक्तदाब कहते हैं, या ब्लड प्रेशर कहते हैं, या बीपी कहते हैं ना। सुनिएगा, रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। रक्तचाप या दाब को मापने वाले यंत्र को स्फेगोमैनोमीटर
मैनोमीटर, मीटर कहते हैं। ये आपका हो गया। ये भी आपका 2 नंबर का प्रश्न है। चलो ध्यान से सुनिएगा, लिख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि लगातार दौड़ने से मनुष्य के पेशियों में दर्द हो जाता है, क्यों? समझिए, तो आइए सुनिएगा। लगातार जब दौड़ने के कारण क्या होता है कि मनुष्य के पेशियाँ ग्लूकोज का विखंडन करता है, सुना। अब ग्लूकोज का विखंडन करता है तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाता उतना ज़्यादा, ताकि वर्क ज़्यादा कीजिएगा। जैसे ही आप देखिएगा वर्क कोई काम करते हैं तो हाँफते हैं ज़्यादा, ऑक्सीजन ज़्यादा लेने लगते हैं, लेकिन उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है, समझे ना। जिसके कारण क्या होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। यह लैक्टिक अम्ल क्या करता है कि मनुष्य के पेशी कोशिकाओं को जमा हो जाता है, यानी यह पेशी कोशिकाओं में जमा हो जाता है लैक्टिक अम्ल, जिसके कारण दर्द का अनुभव होता है या दर्द होने लगता है। चलिए आइए लिखिएगा। लगातार दौड़ने के कारण मनुष्य के पेशियों में ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के अभाव में लगता है, जिसके कारण लैक्टिक अम्ल मनुष्य के पेशी कोशिकाओं में जमा हो जाता है, जिसके कारण दर्द का अनुभव होता है। ये भी आपका 2 नंबर का प्रश्न ना। लिख सकते हो कि लगातार दौड़ने के कारण मनुष्य के पेशियों में ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या अभाव में होने लगता है, जिसके कारण लैक्टिक अम्ल मनुष्य के पेशी कोशिकाओं में जमा हो जाता है, जिसके कारण दर्द का अनुभव होता है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, शरीर में श्वसन के दौरान अशुद्ध रक्त का निर्माण होता है, समझिए, जो हृदय में महाशिरा से होते हुए दायां अलिंद में प्रवेश करता है। दायां अलिंद से दायां निलय और फुफ्फुस धमनी से होते हुए फेफड़ा में पहुंच जाता है, समझिए। फेफड़ा क्या करता है कि फेफड़ा में हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है और ऑक्सीजन जुड़ जाता है, समझिए। शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा से होते हुए हृदय के बाएं भाग में प्रवेश करता है और महाधमनी से होते हुए पुनः शरीर के विभिन्न अंगों में प्रवेश कर जाता है, समझिए। ये चीज़ होता है यहाँ पे, ये आपका क्वेश्चन होगा। जब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसी को क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं उसे, है ना। उसे शुद्ध रक्त कहा जाता है ना। जब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। दिक्कत है ना। तो आइए आंसर लिखते हैं, बात को सुनिएगा, समझिएगा। कह रहा है शरीर में श्वसन के द्वारा जो
महासीरा से होते हुए। का दाया अलिंद से दानिले और होते हुए फेफड़ा में पहुँच जाता है। समझे? फेफड़ा में हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड अलग होती है और ऑक्सीजन जुड़ जाती है। शुद्ध रक्त फुफ्फुसिराएं से होते हुए हृदय के बायां भाग में प्रवेश करती है। और महाधमनी से होते हुए पुनः शरीर के विभिन्न अंग में प्रवेश कर जाता है। ये आपका पूछा गया था 5 नंबर में, याद रखिएगा ये चीज़ है सुना। एक चीज़ और हमने कहा बोला कि जब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे ऑक्सी यानी शुद्ध रक्त कहते हैं, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। एक और है जो पूछा जाएगा आपको, फिगर समझना। मनुष्य के हृदय का स्वच्छ नामांकन चित्र बनाएं, तो उसे हम शॉर्ट वीडियो में आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, तब के लिए नमस्कार, बाय बाय, सी यू सून, लव यू गाइस। पूरा परिवहन चैप्टर समाप्त, इससे ज़्यादा आपको पूछने वाला नहीं है।